नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र और हम वोकेशनल कंप्यूटर के अंदर कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से अलग अलग टाइप की हिस्ट्री जो कंप्यूटर की थी वो कैसी थी, उसमें किस किस टाइप के कंप्यूटर थे। आपको मेरे को ऐसा लगता है कि आप जब घर पे बैठे हैं और जो वीडियो देखते हैं तो आप नोट्स ज़रूर बनाएं उनके साथ। नोट्स मतलब छोटे छोटे नोट्स कि पास्ट लाइन क्या था, उसके साथ में क्या ऐसी चीज़ हुई थी। एक सिंगल लाइंस के जो नोट्स होते हैं वो आपको एग्जाम के टाइम में पढ़ाई करने में, आपको वापस याद दिलाने में, रिविज़न कराने में बहुत सहायक होंगे। क्योंकि आपको पता है ना कि जिस प्रकार से कॉलेजें अब नवंबर के साथ शायद खुल सकती है, तो उसके बाद में एग्ज़ाम की जो डेट होगी आपकी वो बहुत पास में हो जाएगी। और कौन सा पार्ट आपको पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, ये आप अभी तक डिसाइड हुआ नहीं है। तो उस समय पर आपको हो सकता है कि आपने जो पढ़ लिया है अभी, हो सकता है वो एग्जाम में ना आए। इसलिए आप ज़रूर ध्यान रखें कि अच्छे से ढंग से घर पे बैठ के पढ़ाई करें और जो बाकी बुक्स हैं जो अभी नहीं चल रही हैं उनको भी आप घर पे बैठ के ज़रूर पढ़ें। ये मेरी राय रहेगी। उसके बाद हम आज पढ़ने वाले थे कि कंप्यूटर की जनरेशन्स क्या है, पीढ़ियाँ क्या है, कौन कौन सी पीढ़ी में क्या क्या काम हुआ, ये हम पढ़ेंगे आज। तो जनरली सामान्य रूप से कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां बनाई जाती है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। जैसा कि आपने देखा कि मैंने जब कल पढ़ाया था तो मैंने आपको एग्जांपल दिए थे मोबाइल की, जो मोबाइल से वो अलग अलग पीढ़ियों के कैसे थे। फिर मैंने दिया था कि जैसे मोबाइल के अंदर जो अपन सिम डालते हैं वो अलग अलग टाइप की होती है। पहले एक 1G था, 2G था, 3G था, 4G था, 5G आने वाला है। तो उनमें क्या डिफरेंस रहा होगा कि उसको पीढ़ी कह दिया गया। जैसे कि 3.5G भी आया था, आजकल 4.5G भी चल रहा है, पर किसको हम अगली पीढ़ी कहेंगे, नेक्स्ट जनरेशन कहेंगे, वो हम कंप्यूटर में इस प्रकार समझेंगे कि इन सभी के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के इक्विपमेंट जो थे वो यूज लिए गए, स्पेशल टाइप की कुछ चीजें यूज ली गई, जिससे उस टेक्नोलॉजी में एक रिवोल्यूशन आया, एक तकनीकी से बहुत बड़ा बदलाव आया। इसलिए हम उसको कहते हैं कि इसके अंदर एक पीढ़ी का बदलाव हो गया, एक पीढ़ी का नया बदलाव हो गया, एक नई जनरेशन आ गई। इसको हम समझेंगे कि किस प्रकार से इसको पीढ़ी का बदलाव कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा कि अपन यहां पर सबसे पहले लिख देते हैं कि कौन सी पीढ़ी कब कब आई, ताकि आपको आइडिया रहे। और अब इसको आप, इस टेबल को आप बना भी सकते हो। 1940 से 1952 तक, ये टाइम है इसका कि कब से कब तक रहा। 1940 से 1952 तक। उसके बाद में है 1952 से 1964 तक। उसके बाद में है 1964 से 1971 तक। उसके बाद में है 1971 से 1989 तक, 1989। देन फ्रॉम 1989 टू, इसमें कहा जाता है कि अभी तक चल रहा है, वर्तमान तक चल रहा है, प्रेजेंट तक चल रहा है। बट अभी आपको पता होना चाहिए कि कुछ क्वांटम जो कंप्यूटर हैं वो आ चुके हैं। उसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, मशीन लर्निंग आ चुका है, क्लाउड कंप्यूटिंग आ चुका है। तो बहुत टाइप की नई टेक्नोलॉजी आई है जो कि एक जनरेशनल चेंज में है। बट आपकी बुक में यही दिया हुआ है कि अभी तक ये 5वीं पीढ़ी ही चल रही है, तो हम इसको उसी तरीके से समझेंगे। ज्यादा एडवांस में ना जाते हुए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1952 तक। अब हम समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें थी और क्या क्या चीजें नहीं थी। वैक्यूम जो ट्यूब थी, वैक्यूम ट्यूब कैसी होती थी, एक इस प्रकार का, एक इस प्रकार का एक चैम्बर होता था, वैक्यूम ट्यूब होती थी, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता था, वैक्यूम ट्यूब है ये।
वैक्यूम ट्यूब ने के आविष्कार ने प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनीवेक, इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे, एनीवेक है, उसको बनाने पर हेल्प किया, उसकी नींव रखी। इसमें लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे होते थे। अब सोचो कि 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, ऐसी चीजें, इतनी ही साइज की, इससे बड़ी साइज की 18,000 चीजें लगी हुई हो तो उसके लिए तो बहुत बड़ी जगह चाहिए होगी, उसका भार भी बहुत ज्यादा होगा। तो इसका भार था लगभग 30 टन। 30 टन भारी ये चीज थी। आप इसके अंदर ये समझे कि बहुत सारे हाथियों का जो भार होता है उस टाइप का, ये शायद 2 हाथी के भार की थी। और इसका जो आकार था लगभग 150 वर्ग फुट था। 150 वर्ग फुट मतलब कि फुट, जैसे फुट होता है एक, उससे 150 स्क्वायर, इसका मतलब एक कमरे से बड़ी आकृति का होता था ये। इसके डिजाइनर एकर्ट तथा मुचली थे। इसके डिजाइनर कौन थे? एकर्ट तथा मुचली। और ये कंप्यूटर 300 गुना प्रति सेकंड में अपनी कैलकुलेशंस करता था। अपनी कैलकुलेशन क्या करता था? 300 गुणा, गुणा मतलब मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर नहीं कि भाई 300 गुणा ज्यादा, वो वाला नहीं, 300 गुणा मतलब मल्टीप्लिकेशन प्रति सेकंड करता था। और ये इसकी जो है थी वैक्यूम ट्यूब हुआ करती थी। वैक्यूम ट्यूब के अंदर क्या था, प्रॉब्लम क्या थी कि वो गर्म बहुत होती थी। क्यों गर्म होती थी? क्योंकि वैक्यूम ट्यूब जो थी वो कांच से बनी होती थी, जो सिग्नल को नियंत्रित तथा परिष्कृत करती थी। नियंत्रित मतलब कि अगर कम है तो उसको ज्यादा है तो उसको बराबर करती थी, मतलब कोई ज्यादा सिग्नल आ रहा तो उसको बराबर करती थी, और जो लो सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करती थी। वो दोनों काम होता था। इसके अतिरिक्त एडवॉक, EDVAC, एडवॉक तथा EDSAC, एडसेक, ये इसके एग्जाम्पल है जो कंप्यूटर इसके अंदर बने। और हम इसके अंदर बता देते हैं कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी क्या थी? वैक्यूम ट्यूब। अच्छा, ये इसमें ठीक है, इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब हो गई। तो हम ये बेसिक ही बनाएंगे इसके अंदर इसकी स्पेशलिटी नहीं लिखेंगे, स्पेशलिटी आप बुक से पढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ कि उस समय जब ये बना 1940 से लेकर 1952 तक हमारे पास टेक्नोलॉजी यही थी। ऐसा नहीं था कि भाई कोई दूसरी टेक्नोलॉजी थी उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, ऐसा नहीं था। इसके अंदर हम सिर्फ यही वैक्यूम ट्यूब ही था अपने पास। तो हम इसका उपयोग करते हुए बहुत बड़े बहुत साइज में बड़े कंप्यूटर यूज लेते थे। अब सोच के देखो कि आपका घर है, आप बोलोगे मेरे यहाँ पर कंप्यूटर लगवाना है, तो आधा सामान तो बाहर रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1-2 कमरे में तो कंप्यूटर ही आ जाएगा। तो उस जमाने में ऐसा हुआ करता था। इसका मतलब आप एक और चीज समझें कि ये आम लोगों के लिए नहीं था, आम जन लोगों के लिए नहीं था। क्यों? क्योंकि भैया इतना बड़ा रखोगे कहां पर आप? इतनी ज्यादा हीट निकलेगी, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ये लेगा, लाओगे कहां से ये? तो ये आम लोगों के लिए नहीं था, ये मिलिट्री और साइंटिफिक यूजों के लिए, साइंटिफिक कामों के लिए यूज आता था। उसके बाद कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो थी, अब देखो कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक काम हो रहा है। पहले सारे जो थे वो या तो उसके अंदर कुछ पंच कार्ड भी था, तो उसके अंदर मैकेनिकल काम था, किसी मशीन का काम हो रहा था, पर यहां पर सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा था। तो इसलिए ये फर्स्ट जनरेशन का भी इसको इसीलिए भी कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक सारे काम हो रहे थे। उसके अंदर इसका आकार बहुत कम बड़ा होता था। इसके अंदर सोचो अब 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगाते थे, जो कि एक बल्ब की तरह होते थे। कब वो फ्यूज हो जाए, कब उसके अंदर ज्यादा उसके अंदर एनर्जी लग जाए, कब वो फट जाए, कुछ पता नहीं होता था। तो इसकी विश्वसनीयता भी बहुत कम होती थी। इसकी विश्वसनीयता भी बहुत कम होती थी। इसके बाद में वैक्यूम ट्यूब्स है, जो जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो बल्ब की तरह होती, तो गर्मी बहुत छोड़ते थे, इसलिए इसके लिए एयर कंडीशनर की आवश्यकता होती थी। एयर कंडीशनर जरूरी था इनके लिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि द्वितीय पीढ़ी, सेकंड जनरेशन कब से कब तक था? 1952 से 1964, 1992 से
1964 तक 64 तक तो जॉन बार्बिन, विलियम शॉकले तथा वॉल्टर ब्रेटन ने बेल लैब्स, वही बेल लैब जहां पर सी लैंग्वेज का आविष्कार भी हुआ, वहां पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। ट्रांजिस्टर जो है वो बनाया गया। ट्रांजिस्टर भी था वो एक अलग प्रकार की डिवाइस थी जिससे कि आप बहुत सारे जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं उनका काम आप एक ट्रांजिस्टर पर कर सकते थे, तो उसका उपयोग किया। ये इतिहास में एक नया युग का शुरुआत थी। अब आप सोच के देखो कि पहले वैक्यूम ट्यूब था, वैक्यूम ट्यूब से आप ट्रांजिस्टर आए हो और आज भी आप उन्हीं टाइप की ट्रांजिस्टर टाइप की चीजें में यूज लेते थे, क्योंकि ट्रांजिस्टर में सेमीकंडक्टर का प्रयोग होता था जो कि वैक्यूम ट्यूब्स की तुलना में काफी विश्वसनीय था। साथ ही इसके स्थान पर यह कम जगह और कम बिजली में काम करता था। ये क्या था? कम जगह और कम बिजली से काम करता था। तो ट्रांजिस्टर कैसा होता था आपने भी देखा होगा, अगर आपने रेडियो आपने किसी ने खोला हो, किसी ने टीवी खोली हो, इस टाइप का जो है वो ट्रांजिस्टर होता था। ट्रांजिस्टर की जगह पर हम लेते थे इसको, वैक्यूम ट्यूब की जगह पर इसको लेते थे। और ठीक इसी दौरान मैग्नेटिक डिस्क जो होती थी, मैग्नेटिक डिस्क जो होती थी वो भी काम में आई। कल के एग्जाम्पल मैंने समझाया था कि 1 MB उसकी मेमोरी हुआ करती थी। उसके बाद जब मैग्नेटिक डिस्क आई तो उसका उपयोग भी बढ़ा और उसका मेमोरी का साइज भी बढ़ने लगा। तो इसके अंदर क्या था? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर और इसके एग्जाम्पल क्या थे? IBM 1401। IBM मैंने बताया था ना कि कल जो कंपनी थी एक, जिसने अलग अलग टाइप के कंप्यूटर का आविष्कार किया था ये। इसके बाद में हनीवेल, Honeywell 800 and IBM 1620 सॉरी। तो 1620 ये हुआ। इनकी विशेषता क्या थी? ये प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर की तुलना में आकार में काफी छोटे थे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोटे हो गए, परंतु पहले जितने थे उनसे काफी छोटे हो गए। ये तुलनात्मक रूप से उनकी कंपैरिजन में काफी विश्वसनीय थे। इनका पहली बार व्यावसायिक प्रयोग प्रारंभ हुआ जब उसकी साइज छोटी हो गई, इस पर आप ट्रस्ट ज्यादा कर सकते हो, तो जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्होंने इसका उपयोग करना शुरू किया। ये अब बात यह कि ऐसा क्या था कि जो पिछले वाली पीढ़ी में भी था और इसमें भी था कि इसको भी ठंडा रखने के लिए, इसको भी सही रूप से काम करता हुआ रखने के लिए आपको एयर कंडीशनर की आवश्यकता होती ही थी। उसके बाद में इसके अंदर गणना में लगने वाला समय, मतलब इसकी स्पीड जो थी वो पहली पीढ़ी से थोड़ी ज्यादा थी। और ये इसका व्यावसायिक उत्पादन काफी महंगा था, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर कॉन्सेप्ट था जो नया था, तो अब नई चीज अगर आती है मार्केट में तो ऑब्वियसली महंगी रहेगी वो, तो इस टाइप का। तो अब अपन बात करते हैं कि जो सबसे बड़ी खास चीज जिसने पूरी कंप्यूटर जनरेशन को बदल दिया, पूरी कंप्यूटर पीढ़ी को बदल दिया, पूरी कंप्यूटर दुनिया को बदल दिया था, वो था IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट जब आया तो क्या हुआ कि एक तरीके से एक ही चिप पर, जो पहले क्या होता था कि बहुत सारी जगह क्यों चाहिए होती थी, क्योंकि सारा सामान आप अलग अलग जगह रखते थे। तो अब एक ही जगह पर एक ही चिप जो होती है, जैसे मदरबोर्ड होता है आपका, जैसे मैंने आपको सेकंड क्लास में बताया जब लैब का विजिट किया था हमने, तो उस लैब पर आपने उस पर देखा कि अलग अलग टाइप की चिप्स लगी हुई होती है। तो उस एक ही चिप पर, एक ही जो मदरबोर्ड है उस पर कई प्रकार की ट्रांजिस्टर, कई प्रकार के रजिस्टर और कैपेसिटर लगे होते हैं। अतः इसमें कंपोनेंट के बीच में तार के माध्यम से
कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था कि यहाँ पर रजिस्टर लगे हैं, यहाँ पर कैपेसिटर लगे हैं, यहाँ पर कुछ अलग लगा है, अब इनको आप तारों से जोड़ रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन रही है। अब ये भी गर्म हो रहा है, ये भी गर्म हो रहा है, ये भी अब आपने क्या किया, एक बोर्ड लिया, इसके अंदर इंटरनल जो है वो सप्लाई है, इसमें इंटरनल सप्लाई है, यहाँ पर आपने कैपेसिटर लगा दिया, यहाँ पर आपने कुछ रजिस्टर, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और लगा दिया। तो अब आप देख रहे हो कि ये छोटी सी जगह पर भी आ गया, सारी चीजें एक साथ हो रही है, तार आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बोर्ड के अंदर ही है तार, वो भी अच्छे से मैनेज हो पाया। अगर आपने टीवी देखा होगा या फिर अपना फोन देखा होगा तो आप देखेंगे कि उसके अंदर चिप जो लगी होती है वो एक प्लेट पे लगी होती है, जैसे कहते हैं मदरबोर्ड, कहते हैं ना कि इसकी आईसी उड़ गई, आईसी उसे ही कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किल को। आपने सुना होगा बहुत लोगों से कि इसकी तो आईसी उड़ चुकी है, आईसी काम कौन करेगी? तो आईसी काम क्यों कौन करेगी? क्योंकि एक मायने जो है कि वो एक ही बोर्ड पर रिया करे, अगली चीजा सब चीजा एक ही बोर्ड पर रिया करे जना। बोर्ड छोटो होगा, एक आसानी होगा, अपन काम आ सके, एक की विश्वसनीयता ज्यादा होगी, आप पर भरोसा कर सका, अपन इस पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं ये खराब नहीं होगा क्योंकि सारी चीजें एक ही है, कोई तार कटने का कोई चांस ही नहीं है, इस टाइप में। अब इसके अंदर क्या हो गया कि कंप्यूटर की विश्वसनीयता बढ़ गई और इसका श्रेय जो है वो रॉबर्ट नोयस तथा जैक किल्बे को दिया जाता है। अब आप सोचो कि इसके अंदर जब एक छोटी सी चीज पर हो गया तो अब चीजें इसमें गर्म भी नहीं हो रही ज्यादा, क्योंकि ज्यादा तार का फ्लो नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा फ्लो नहीं हो रहा, तो चीजें गर्म भी नहीं हो रही, एक ही जगह पर सारा चीजें हो रही है। इसलिए इसके अंदर बताते हैं कि जो पहली बार जो पहली पीढ़ी जो थी आईसी कंप्यूटर की, जो कि थर्ड जनरेशन है कंप्यूटर की, उसके अंदर एक चिप पर लगभग प्रारंभ में इस पीढ़ी में एक चिप पर लगभग 10 ट्रांजिस्टर लगे होते थे, जिन्हें हम स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता था। ठीक है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन कहा जाता था, एसएसआई कहा जाता था। तो उसमें क्या होता था कि एक ही जगह पर बहुत सारी चीजें कर लेते। तो हम इसके अंदर क्या कहेंगे, इसके अंदर मेन कंपोनेंट क्या था, इसका आईसी था, इंटीग्रेटेड सर्किट था, उसमें भी एसएसआई था, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ 10 ट्रांजिस्टर लगे होते थे एक चिप पर। तो इसके अंदर ये सोचो कि ये चीजें किस प्रकार से इसको मैनेज कर पाएगी कि एक तो आप पूरे अलग कमरे में ट्रांजिस्टर लगा रहे थे, अब आप एक चिप पर लगा रहे थे। कुछ दिनों बाद में क्या हुआ कि इसको हमने बढ़ा दिया, इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन कहने लगे, और तब हम इसके अंदर 100 ट्रांजिस्टर थे वो एक ही चिप पर लगाने लगे। तो सोच के देखो कि कितना जगह घट गई इसकी, कितना सारा यूज इसका बढ़ गया। एक ट्रांजिस्टर के लिए कितनी जगह चाहिए होती है, उसको ट्रांजिस्टर का छोटा करके हमने इंटीग्रेशन कर दिया, उसको आईसी पर लगा दिया, तो बहुत सारे काम होने लगे। और इसके अंदर क्या हुआ कि एक मैं तकनीक रूप से, अगर मैं कंप्यूटर का स्टूडेंट या फिर टीचर होने के नाते बता देता हूं कि जब आईसी बनी तो नए कंप्यूटर युग का शुरुआत हुई थी। अब इसके अंदर ये समझेंगे कि इसके साथ ही जैसे पिछले हमने पढ़ा कि इसके अंदर मेमोरी क्या होती थी, मैग्नेटिक टेप। इसके अंदर मेमोरी क्या आ गई, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी कोर, MICR और ऑप्टिकल स्कैनर का भी उपयोग होने लगा। ऑप्टिकल स्कैनर क्या होता है, आप किसी सुपरमार्केट में जाते हैं, सामान को देखता है और टिप करता है, जैसे आप अपने फोन से भी कई बार QR कोड को स्कैन करते हैं, वो सारे ऑप्टिकल स्कैनर ही हैं। MICR जो होता है ये आपके जो बैंक में जाते हो चेक के ऊपर कुछ इंक लगी होती है, उसको रीड करने के लिए काम आता है। इसके अंदर इसकी विशेषताएं क्या है, तीसरी पीढ़ी की इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार हुआ, उत्पन्न होने वाली जो गर्मी थी वो तुलनात्मक रूप से कम हुई। पिछली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उससे ये ज़्यादा विश्वसनीय थे, इनके अंदर गणनाओं में लगने वाला समय और कम था, कम विद्युत खर्च की जरूरत पड़ने लगी, इसका व्यावसायिक उपयोग जो था वो बढ़ गया। पर पिछली बार क्या था कि जो व्यावसायिक उपयोग था वो हो तो रहा था परंतु महंगे बहुत थे। पर इसके अंदर
इसके अंदर क्या हुआ कि ये सस्ते भी हो गए, इसलिए व्यावसायिक उपयोग इनका इजी भी हो गया, सरल भी हो गया। परंतु इसके अंदर एक प्रॉब्लम थी कि आईसी अब नई नई चीज आई ही थी, तो इसको बनाने की जो प्रक्रिया थी, ये जो फर्स्ट जनरेशन थी आईसी, ये बहुत जटिल थी और इस साइज में कंपैरेटिवली मोटे होते थे, बड़े होते थे। आज तो आप सोच के देखोगे आपके मोबाइल के अंदर भी कितनी सारी आईसीयां लगी होती है। 7 mm 7 मिलीमीटर का भी प्रोसेसर आपके मोबाइल में अंदर होता है। तो उस जमाने में जब नई बनी थी तो इतने बड़े बोर्ड होते थे, उसको आप कंप्यूटर या मोबाइल में तो डाल ही नहीं सकते। अब आता है चौथा अपना 4th जनरेशन। इसके एग्जांपल्स इस आपकी बुक के अंदर नहीं दे रखे हैं तो मैं वो नहीं लिख पाऊंगा। चौथे जनरेशन के अंदर क्या है, 1971 1971 से 1989 1989 तक ये था। इसके अंदर एक बड़ा चेंज, अब कोई ज्यादा खास बड़ा चेंज आप नहीं देख पाओगे। आईसी के बाद में जैसे वहां पर एसएसआई था, एमएसआई था, अब एलएसआई हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि लार्ज स्केल पर एक ही बोर्ड पर कितने ज्यादा आप ट्रांजिस्टर लगा सकते हो, इस चीज की होड़ बढ़ चुकी थी। इसके अंदर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI तकनीक के रूप के साथ में माइक्रो प्रोसेसर चिप, जिसे हम प्रोसेसर कहा करते हैं, प्रोसेसर जो है इंटेल बनाता है या फिर AMD बनाता है, ये जो बनाती है, या फिर क्वालकॉम बनाता है आपके मोबाइल का, या फिर सैमसंग बनाता है एक्सोनस, ये सारी चीजें हैं वो आपके कंप्यूटर के अंदर आने लगे। और VSLI जो वेरी लार्ज स्केल जो था कंप्यूटर, उसके अंदर क्या हुआ कि एक बोर्ड पर लाखों ट्रांजिस्टर लगने लगे। कितनी कमाल की बात है। आप सोच के देखो कि यहां पर आपने 10 से शुरू किया, 100 पर आए और चीजें बढ़ती गई। यहां पर भी बड़ा पार्ट आईसी का था, पर LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI ये तकनीक का उपयोग होने लगा और लाखों जो चिप हैं, लाखों जो ट्रांजिस्टर है वो एक ही चिप पर आने लगे। और इसी पीढ़ी के दौरान पीसी पर्सनल कंप्यूटर, क्योंकि अब लाखों इसके अंदर लगने लगे तो साइज भी बहुत छोटा हो चुका था इसका, तो पीसी इसके अंदर कंप्यूटर में आया। इस पर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाने लगा। अब क्योंकि जनरल लोगों के पास जब चीजें चली गई तो उनको हिसाब से चीजें भी चाहिए भाई। अब जनरल मुझे तो नहीं पता कि 0101 में क्या लिखना है, इसको इंस्ट्रक्शन क्या देना है, मेरे तो इंग्लिश समझ में आती है या फिर मैं हिंदी समझता हूं, तो मुझे तो कुछ ऐसी चीज बताओ ताकि मैं उससे काम ले सकूं हिंदी या इंग्लिश भाषा का उपयोग करते हुए। तब उस समय जरूरत पड़ी हाई लेवल लैंग्वेज, जिसके दौरान हाई लेवल लैंग्वेज जो लैंग्वेजेस थी उसका उपयोग होने लगा, जैसे सी लैंग्वेज है उनका उपयोग होने लगा। उसके बाद में इसी दौरान क्रे नाम का सुपर कंप्यूटर एक जो था वो भी अस्तित्व में आया। ये जो था ये बिलियंस, अरबों, पहले हमने देखा था कि एक इंस्ट्रक्शन कर पाते थे, 10 इंस्ट्रक्शन कर पाते थे, 100,000 इंस्ट्रक्शन कर पाते थे। अब तो ये अरबों इंस्ट्रक्शंस, अरबों काम, अरबों चीजें एक सेकंड में कर पाता था। इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रारंभ हुआ। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर चिप का उपयोग प्रारंभ हुआ। इसके अंदर जो आकार था उतना ही कम होता गया और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो उतनी ही बढ़ती गई। एक चीज आप जरूर ध्यान रखें, साइज और पावर मतलब प्रोसेसिंग पावर। साइज इसके अंदर घटती जाएगी, साइज इसके अंदर क्या होगी, घटती जाएगी। और आपकी प्रोसेसिंग पावर जो है वो बढ़ती जाएगी। सॉरी, ये आप मैंने उल्टा कर दिया इसको। साइज जो है वो घटती जाएगी, क्योंकि जैसे आप 5वीं पीढ़ी से पहली पीढ़ी की तरफ जाओगे तो साइज बड़ी होती जाएगी। और पावर जो है वो 5वीं पीढ़ी से जब एक पहली पीढ़ी पर जाओगे तो उतनी कम होती जाएगी। तो जनरेशन के साथ में साइज कम होती गई और पावर बढ़ती गई। ठीक है, ये चीज आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखें। 500 पीढ़ियों को कंपैरेटिवली स्टडीज में यही है।
उसके अंदर है कि इसकी प्रोसेसिंग जो गति है वो तेज होती गई, इसके अंदर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाने लगा, इसके अंदर उत्पन्न होने वाली गर्मी कम हो गई, और अब एक खास बात कि अब इसको एयर कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ने लगी। अगर आप अब घर पे भी लगा सकते हो, आपके पास एसी है नहीं है कोई ज़रूरत नहीं है, आपका कंप्यूटर काम कर जाएगा, क्योंकि एक ही तो चिप है, एक ही चिप है, उस पर एक छोटा सा फैन लगा देंगे कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटर के अंदर मैंने जब आपको लैब में दिखाया तो उसके अंदर फैन भी था, एक फैन भी था जो आराम से इसको यूज ले पा रहा था। उत्पादन पिछली पीढ़ियों की तुलना में काफ़ी सस्ता हो गया था। अब सेकंड जनरेशन बदल गई थी, अब ये जो आईसी था वो चौथी जनरेशन में आ गया था। तो अब क्या हुआ कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ जाती है तो चीज़ें सस्ती हो जाती है। पहले आप सोच के देखोगे जो मोबाइल फ़ोन हुआ करता था कितना महंगा हुआ करता था, 50,000 60,000 का फ़ोन आया करता था। आज है कि 5,000 के जो फ़ोन है वो भी उस जमाने के 50,000 के फ़ोन की तुलना में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो जैसे जैसे चीज़ें ट्रेंड में आती है तो उनकी रेट भी कम होती है, लोगों को उपयोग ज़्यादा होने लगा। इसी तरीके से जनरल पर्पस कंप्यूटर जो था उसके अंदर बहुत सारे काम होने लगे। अब इसके अंदर अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम आने लगे, जो यूजुअल जो घर पे काम करने लायक चीज़ें थी वो होने लगी। अब इसके अंदर बात करते हैं कि 5वीं जनरेशन है, उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर भी आईसी ही होती थी, परंतु अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, भैया बहुत ही ज्यादा, एक जगह पर बहुत ही ज्यादा। इसके अंदर क्या होता था कि एक ही चिप पर लगभग 10 मिलियन का मतलब होता है 10 अरब, 1 अरब जो है ट्रांजिस्टर वो एक ही चिप पर लगने हो वाले थे। इसके अंदर कमाल की चीज हो गई। इसके बाद में देखा कि इसके अंदर मल्टीटास्किंग होने लगे, रोबोटिक्स का उपयोग होने लगा। आप उसके अंदर इसका टाइमिंग क्या है 1989 से, 1989 के बाद में आप वीडियोस देखने लगे, अब वीडियोस को काम करने लगे उन पर, आप गेम्स खेलने लगे, आप यूट्यूब देखते हैं, उसके अंदर रोबोटिक्स के काम होने लगे, आप पबजी भी खेलते हैं, कुछ लोग कैंडी क्रश भी खेलते हैं। ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाई, क्योंकि हमने यूएलएसआई का उपयोग किया, अल्ट्रा लार्ज स्मॉल इंटीग्रेशन। सारी की सारी चीज़ें एक छोटी सी जगह पर आ जाती है। 10 मिलियन मतलब 1 अरब कंपोनेंट आपके हाथ। अब सोच के देखो कि इतनी बड़ी मेरे पास अगर कोई बोर्ड है उस पर मैं 1 अरब लगा सकता हूं, तो मुझे तो एक इतना सा चाहिए, फोन के अंदर छोटा सा चाहिए, उसके अंदर तो सारी चीजें हो जाएगी। उसी तरीके से इसकी चीजें होने लगी। इसका एक एग्जांपल है डीप ब्लू। डीप ब्लू एक सुपर कंप्यूटर है जो कि आईबीएम कंपनी ने बनाया। इसके अंदर मई के अंदर जो है 1977 में शतरंज के खेल में विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कास्पारोव तक को हरा दिया था। कमाल की बात हो गई कि जो मशीन जिसको एक इंसान ने बनाया उसने इंसान को हरा दिया शतरंज के गेम में। कमाल हो गया इसके अंदर। उसके बाद है कि सुपर कंप्यूटर क्रे 1 भी इसी जनरेशन का एग्जाम्पल है। क्रे 1 और इसके अंदर क्या था, ये मल्टीटास्किंग करने में सक्षम था। आप एक तरफ गाना भी सुन सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स भी लिख सकते हो और भी सारी चीजें कर सकते हैं। ये वॉइस रिकॉग्निशन भी काम करता है। आप कहते हैं ना कि ओके गूगल सेट अलार्म फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट बाद में मुझे जगा देना, इसका भी एक अच्छा काम होने लगा। इसके अंदर एक्सपर्ट सिस्टम का उपयोग होने लगा। इसका मतलब कि एक विशेषज्ञ की भांति निर्णय ले सकता था। कैसे निर्णय ले सकता था, जैसे उसने शतरंज के खेल के अंदर विश्व शतरंज चैंपियन जो था उसको हरा के बताया था। इसके अंदर इसका प्रयोग रोबोटिक्स और गेम्स में बहुत ज़्यादा होने लगा। इसीलिए आप देखो कि 1990 के बाद में बहुत अच्छे गेम आने लगे। पहले तो कॉन्ट्रा टाइप के गेम आते थे, मारियो टाइप के गेम आते थे। आजकल तो पबजी टाइप के या फिर फोर्टनाइट टाइप के रियलिस्टिक गेम आते हैं जिसके अंदर आपको लगता ही नहीं कि इंसान खेल रहा है या फिर कोई एनिमेशन है। ये था आपका 5 जनरेशन जिसको हमने पढ़ा। पहली जो जनरेशन थी वो 1940 से 52 तक थी। इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया। इसके अंदर अलग अलग टाइप चीज़ें थी। इसके अंदर सेकंड जनरेशन 1952 से 64 तक ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया।
थर्ड जनरेशन 1964 से लेकर 1971 से इसके अंदर आईसी का उपयोग किया, जिसके अंदर भी एसएसआई और एमएसआई का उपयोग किया गया। फोर्थ जनरेशन 1971 टू 1989 आईसी के अंदर भी एलएसआई और वीएलएसआई का उपयोग किया गया। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन 1989 से प्रेजेंट तक और आईसी के अंदर वीएलएसआई का उपयोग किया गया। ये आपने देखा एक खास चीज कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई, पावर जो थी कंप्यूटर की, इसे कंप्यूटेशनल पावर कहते हैं या फिर अपन प्रोसेसर की पावर कहते हैं, वो बढ़ती गई और इसका जो साइज था वो छोटा होता गया। आज जो है आपके पास एक हाथ के अंदर भी मोबाइल है, आपके घड़ी के अंदर भी आजकल स्मार्ट वॉच आने लगी है, तो ये चीजें होने लगी है। आपने इस चीज को इस तरीके से ना देखें कि मैंने कह दिया और आप समझ गए। आप सोच के देखें कि एक जमाना था कि एक पूरे कमरे के अंदर एक कंप्यूटर आता था और उसकी पावर भी बहुत कम होती थी, और आज एक ज़माना है कि आपके हाथ पर जो लगा कंप्यूटर है वो भी उस जो कंप्यूटर जो पहली बार कंप्यूटर बना था उससे लाखों गुना ज़्यादा पावरफुल है। इंसान किस तरीके से तरक्की करता है और कंप्यूटर के क्षेत्र में तो जिस तरीके से उसने, देखिए आप इसकी जनरेशन की शुरुआत कहाँ से हुई, 1940 में। आप में से कुछ हिस्ट्री के भी छात्र रहे होंगे, कुछ भूगोल के भी छात्र रहे होंगे। आप जब भी पढ़ते हो तो आप लाखों साल पहले, आप हजारों साल पहले की चीज़ें पढ़ते हैं। हमारे पास 1940 से हमने शुरुआत की और आज 2020 के अंदर हम इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी के साथ हैं कि हमारा जो फ़ोन है, हमारी जो चीज़ें हैं, जो हमारी जो मशीनें हैं, वो बहुत स्मार्ट हो चुकी है। हम इस सब्जेक्ट के अंदर, मैं इसलिए भी प्राउड करता हूँ अपने सब्जेक्ट की, हम सबसे तेज उन्नति करने वाले एक सब्जेक्ट में से एक हैं, एक फील्ड में से एक हैं। इन्हीं सब बातों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। घर पे बैठ के खूब खूब पढ़ाई करें, अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखें और बने रहें हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।